नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार प्रजापति आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ट्रिकी स्टडी जोन में। दोस्तों, कोरोना बढ़ता जा रहा है, आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, दूसरों का ख्याल रखिए और घरों में रहिए। बार बार दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम भी और आपकी गवर्नमेंट भी, आप अपने घरों में रहिए और पुलिस वालों की और डॉक्टर्स की जो इस मुसीबत में हम लोगों की सबकी सहायता कर रहे हैं उनका सहयोग दीजिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है फ्रिक्शन। दोस्तों, फ्रिक्शन को हम घर्षण के नाम से जानते हैं। फ्रिक्शन और घर्षण एक ही चीज है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फ्रिक्शन को हम घर्षण कहते हैं। अब हम इसमें ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और भी बहुत कुछ। दोस्तों पहले फ्रिक्शन को समझ लीजिए, फ्रिक्शन है क्या। देखिए दोस्तों, किन्हीं दो सतहों के बीच मोशन को जो रोकता है या मोशन को रोकने की चेष्टा करता है, एफर्ट करता है, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन जब भी आपका काम करे जबकि दो ऑब्जेक्ट जो है, दो बॉडी जो है वो मोशन में हो। ये फ्रिक्शन आपका तब भी काम करता है जब दो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये मेरे पास रजिस्टर है, डायरी है और ये मेरे पास आपका डस्टर है। देखिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि ये जो बॉडी है अभी रेस्ट में है, मतलब कि स्थितिज अवस्था में रुकी हुई है। अब दोस्तों फ्रिक्शन आपका यहां भी काम कर रहा है, इसी फ्रिक्शन की वजह से ये बॉडी हमारी मूव नहीं हो रही है। तो जैसा हमने सीखा कि फ्रिक्शन किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में अपोज का काम करता है, आइदर बॉडी में बी रेस्ट और इन मोशन। अब देखिए दोस्तों, अगर फ्रिक्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा होता, अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया है। अगर मेरा फ्रिक्शन यहाँ काम नहीं कर रहा होता तो इस बॉडी को मूव करना चाहिए था दोस्तों। अब ये बॉडी मूव नहीं कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब मैं इस एंगल को अगर और बढ़ा देता हूं, इसको मैं और इंक्लाइन कर लेता हूं, तो ये बॉडी मेरी मूव करने लगती है। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन आपका यहां भी काम कर रहा है, बस ये है कि बॉडी मूव करने की टेंडेंसी थोड़ी कम है। जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाऊंगा इसकी मूव करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी और ये बॉडी मूव करने लगेगी। दोस्तों यहाँ पे हमने फ्रिक्शन के तीन टाइप देखे। देखिए कौन कौन से। ये है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन जिस टाइम बॉडी आपकी रुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये दो बॉडी है, यहाँ पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं स्थैतिक फ्रिक्शन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बॉडी रेस्ट में है और बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है दोस्तों? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को दोस्तों हम F/S से दिखाते हैं। देखिए मैं आपको एक एक फ्रिक्शन डिस्कस करूंगा। ये मैंने दिखा रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको दोस्तों हम F/S से दिखाते हैं, S छोटा सा लिख देते हैं, यह हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन ये है दोस्तों जब बॉडी मेरी मोशन में है। तो ये कौन सा फ्रिक्शन है दोस्तों? यहाँ पे भी एक फ्रिक्शन काम कर रहा है, ये फ्रिक्शन कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम F/K से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब दोस्तों तीसरा फ्रिक्शन देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन क्या है देखिए दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस ऑब्जेक्ट पर, इस बॉडी पर एक फोर्स लगाऊंगा जिसकी वजह से ये बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी। तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और आप काइनेटिक फ्रिक्शन समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, काइनेटिक फ्रिक्शन को हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। अब आप समझिए लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। देखिए दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव कराने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इस पे एक फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। मेरे फोर्स लगाने के बावजूद भी ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। अब मैं धीरे धीरे अपना फोर्स बढ़ा रहा हूं और ये बॉडी क्या है आपकी मोशन में आ जाती है। दोस्तों देखिए इन दोनों कंडीशन के बीच की स्थिति को समझिए। मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये मूव नहीं कर रही है, और मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये मूव कर रही है। इसके बीच की कंडीशन है, उसको समझिए। मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, अभी ये मूव नहीं कर रही है, और जैसे जैसे मैंने फोर्स बढ़ाया ये मूव करने की कंडीशन में आ रही है। यानी कि जैसे जैसे मैं इसमें फोर्स लगाता जाऊंगा, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आपका क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये बॉडी जस्ट मूव करने वाली होगी, जस्ट मूव करने से पहले जो फ्रिक्शन होगा वो मेरा फ्रिक्शन कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है? किन्हीं दो सतहों के बीच न्यूनतम बल, किन्हीं दो सतहों के बीच का जो न्यूनतम बल है वही आपका क्या कहलाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आपको ये तीनों फ्रिक्शन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो पहले आपने डेफिनेशन समझी। डेफिनेशन में क्या बताया गया आपको? किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में अपोजिंग फोर्स जो काम करता है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। ये फ्रिक्शन आपका डायनेमिक में भी काम करता है और स्टैटिक में भी काम करता है। यानी बॉडी रुकी हुई है तब भी काम करेगा और बॉडी मोशन में तब भी काम करेगा। अब दोस्तों इसके एडवांटेजेस क्या है?
देखिए दोस्तों, मैं मार्कर से इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो फ्रिक्शन की वजह से ही लिख रहा हूँ। आप कॉपी पेन का इस्तेमाल करके लिख पाते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से लिख पाते हैं। मैं मूव कर रहा हूँ, मैं फ्रिक्शन की वजह से ही मूव कर रहा हूँ। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप प्लेन रोड पे चलते हैं, आप इजीली चल लेते हैं, वहीं आप रेत में चलते हैं तो आपको चलने में दिक्कत होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। रेत में फ्रिक्शन आपका बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये है आपके फ्रिक्शन के एडवांटेजेस जो आपको चलने में सहायता कर रहे हैं, लिखने में सहायता कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यही बोर्ड अगर बहुत ज्यादा शार्प होता, बहुत ज्यादा यहाँ स्मूथ होता, तो मैं दोस्तों लिख नहीं पाता हूँ फ्रिक्शन की वजह से। और दोस्तों डिसएडवांटेजेस भी इसके हैं कि हमारी एनर्जी लॉस होती है। जैसे आपके रोड पे चल रहे हैं व्हीकल्स, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल भी है कि अगर फ्रिक्शन है तभी आप चल पाएंगे, अदरवाइज रोड जो है स्किड करेगा। ठीक है दोस्तों, और डिसएडवांटेजेस यही है कि एनर्जी लॉस होती है, आप सैंड पे चलेंगे, चलने में आपको प्रॉब्लम होगी। ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करा डेफिनेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में देखिए दोस्तों, फ्रिक्शन को हम रिड्यूस भी कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा मशीनरी जब यूज करते हैं, कभी आपने सिलाई मशीन भी देखी होगी, उसको यूज करते हैं, आप बाइक वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑयल डाल देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, फ्रिक्शन हमारा कम हो जाता है, मूवमेंट इजिली हो जाता है। तो फ्रिक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ल्यूब्रिकेंट की हेल्प से दोस्तों। किसकी हेल्प से, ल्यूब्रिकेंट। तो विद द हेल्प ऑफ ल्यूब्रिकेंट वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने बात की उसको रिड्यूस करने की फ्रेंड्स। काइनेटिक फ्रिक्शन हम समझ चुके हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम एफ एल से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, छोटा सा एल यहाँ पे हम दर्शा देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन लिया हुआ है, अब हम फ्रिक्शन को आगे समझते हैं। मैंने यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन लिया हुआ है, जिसका मतलब है आपका क्षैतिज तल। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक आपका एक क्षैतिज तल है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये यहाँ पे आपकी कोई एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास m है। ठीक है फ्रेंड्स, मास m है अर्थात द्रव्यमान उसका m है। अब दोस्तों ये जो मैंने ये दिखाया हुआ है, ये दिखा हुआ है कोफिशिएंट फ्रिक्शन। देखिए दोस्तों, दो लेयर के बीच में कितना फ्रिक्शन होगा ये उस लेयर पे डिपेंड करता है और उस मूवमेंट वाली बॉडी पे मूव करता है। यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ और होगा, अगर मैं इसी अपने हैंड को इस पर मूव कराऊं तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ और होगा। तो ये प्लेन दिखाता है कि यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो बॉडी है मेरी, इस बॉडी पर मैं ये P फोर्स लगा रहा हूं दोस्तों। मैंने यहाँ पे फोर्स को F से नहीं दिखाया गया है, क्योंकि F ऑलरेडी मैंने फ्रिक्शन फोर्स को दिखाने के लिए शो कर रखा है। मैं F का एक ही जगह यूज कर सकता हूँ, या यहाँ पे या फिर यहाँ पे। दोस्तों F से हम क्या दिखाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स दिखाएंगे, और आपको P से हम दिखाएंगे फोर्स। अब ये कोई बॉडी है, देखिए बिल्कुल फ्रेंड्स इसी तरह से समझ लीजिए, जैसे ये मेरा इंक्लाइन प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पर ये बॉडी रखी हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए बिल्कुल इस तरह से है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका प्लेन हो गया, ये जो प्लेन है ये बॉडी है जिसका मास m है। इस पर फ्रेंड्स एक फोर्स लग रहा है P, इस तरह से जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब दोस्तों ये जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये हमेशा अपोज में काम करता है, मीन्स आपका मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा। देखिए जब बॉडी ये इधर फोर्स लग रहा है, इधर मूव कर रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा दोस्तों, बैक साइड में, वो दिखाया हुआ मैंने। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के हमेशा अगेंस्ट काम करता है, विरोध में काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा ये दो पॉइंट। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, ये आपका बॉडी है तो इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा दोस्तों, वेट इसका नीचे काम कर रहा है, जिसको मैंने W से दिखाया हुआ है, W इक्वल टू mg, W इक्वल टू mg फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए W आपका वेट है, W जो है आपका वो क्या आपका वेट है, वेट मीन्स आपका भार है, m है आपका मास अर्थात द्रव्यमान, और g है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है दोस्तों, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये काम कर रहा है। अब ये R समझिए दोस्तों, इसको मैं R से और N से दोनों से दिखा सकता हूं। जो आपका R है ये है रिएक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन, R या N आप कुछ भी कह सकते हैं। ये है दोस्तों आपका नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन को समझिए फ्रेंड, नॉर्मल रिएक्शन क्या है। देखिए जैसे मैं अब किसी प्लेन पे खड़ा हूं, मेरा वेट जो है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, जो कि W इक्वल टू mg है। फ्रेंड्स अगर नीचे एक फोर्स काम कर रहा होता तो मुझे नीचे की तरफ मूव करना चाहिए था, धस जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा W इक्वल टू mg नीचे काम कर रहा है। मैं नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहा,
क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ धकेल रहा है, वही आपका आर है। आप समझिए फ्रेंड, जैसे ये है, इसका W इक्वल टू mg कुछ नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये नीचे क्यों नहीं मूव कर रहा? क्योंकि मैंने एक फोर्स लगा रखा है इसको होल्ड करने के लिए, जो ऊपर की तरफ लग रहा है। जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वही आपका R या फिर N है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर एक बार कोशिश करता हूँ। देखिए ये बॉडी है, नीचे इसका W इक्वल टू mg काम कर रहा है, वेट। अब ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, ऊपर की तरफ क्यों रुका हुआ है? क्योंकि इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये रुकी हुई है। उसी को हम कहते हैं R या फिर N। ठीक है दोस्तों, ये आपको चारों टर्म समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो फोर्स है F, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? R के। देखिए दोस्तों, जितना वेट होगा उतना ही R काम करेगा, और जितना आप इधर फोर्स देखिए, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। क्यों? जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जितना W नीचे की तरफ काम करेगा उतनी नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, और जितना आप फोर्स, आपका फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा जो R पे डिपेंड होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के। फ्रेंड्स, जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है, इसको जब हम हटाते हैं तो एक हमारा इक्वल टू का निशान आ जाता है और एक कांस्टेंट आ जाता है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा है कि यहाँ पर आपका मैंने ये हटा दिया है और इक्वल टू का साइन आ गया और एक नया कांस्टेंट आ गया। इसको कहते हैं हम म्यू, इसको हम बोलते हैं दोस्तों म्यू। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस कांस्टेंट का नाम है म्यू, और इसको कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको घर्षण गुणांक। ठीक है फ्रेंड्स, म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आप यहां से म्यू कैलकुलेट करेंगे तो म्यू आ जाएगा F/R। ठीक है दोस्तों, ये फंडामेंटल आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपका इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आप फंडामेंटल समझ लीजिए। क्वेश्चन कराना कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या कहेगा आपको कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कीजिए, आपको फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू दे देगा और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू दे देगा। सिर्फ आपको F से R डिवाइड करना, यही कैलकुलेशन है, यही न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स। ठीक है, वो इन तीनों चीज में कोई दो चीज आपको दे देगा, तीसरी निकलवा देगा। कह देगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, फ्रिक्शनल फोर्स इतना है, ये निकालिए, ये इतना, ये इतना, ये निकालिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा म्यू इक्वल्स टू F/R। दोस्तों ये तो है इंक्लाइन प्लेन। अब आप समझिए हॉरिजॉन्टल प्लेन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको समझाता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको करा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो इसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है दोस्तों, और बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कर लीजिए। अब हम समझेंगे दोस्तों इंक्लाइन प्लेन, जैसे हम समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे दोस्तों, ये था सॉरी आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन था, अब हम इंक्लाइन प्लेन समझेंगे दोस्तों। जो चीज हमने अभी इसमें कैलकुलेट करी वही चीज हमें उसमें कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये है आपका दोस्तों इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का मतलब है आपका कि किसी एंगल पर प्लेन है। ठीक है फ्रेंड, अभी आपने देखा था ये वाली कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैसा था? हॉरिजॉन्टल था। अब मैंने इसी प्लेन को ऐसे कर दिया दोस्तों, देखिए इसको इंक्लाइन कर दिया है ना, तो ये कुछ इसी तरह से बनेगी आपकी फिगर। ठीक है फ्रेंड, समझ रहे होंगे आप। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखिए फ्रेंड, ये कोई थीटा होगा। जो प्लेन आपका पिछली वाले में इस तरह से था, उसी प्लेन को मैंने क्या करा, इसको उठा दिया है। तो ये जब उठ जाएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी अगर ये AB था तो अब आपका AB ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैंने उठा दिया। ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? थीटा। ठीक है फ्रेंड, ये जो बॉडी थी वहां पे उस केस में, अब वो कुछ आपको कैसे दिखेगी? इस तरह की। फ्रेंड आप इससे इसको रिलेट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। W इक्वल टू mg आपका यहाँ पे काम कर रहा था। W इक्वल टू mg वो अभी भी आपका इसी तरह से काम करेगा, क्योंकि वेट हमेशा आपके परपेंडिकुलर ही काम करता है बॉडी की। ये जो एंगल है दोस्तों, ये थीटा आपका यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे ये आपका वेट काम कर रहा है और इसके नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या काम करेगा फ्रेंड्स? आपका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होगा? आपकी R। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा आपका R, या फिर आप इसको दिखा दीजिए N से। अब दोस्तों इसको रोकने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जो पे यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ था जिसको मैंने P से दिखाया था, तो ये होगा दोस्तों P। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा, वो क्या लगेगा दोस्तों? ये यहाँ पे क्या था आपका? देखिए F था। अब इसको समझिए फिर दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों। देखिए ये क्या था? W इक्वल टू mg। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी W इक्वल टू mg था, यहाँ पे आपका R या फिर N था। आप कुछ भी दिखा सकते हैं दोनों में से। अब फ्रेंड देखिए क्या डिफरेंस आ जाएगा। ये W है, ये mg है, ये हो जाएगा दोस्तों W cos थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा आपका? W cos थीटा।
और जो थीटा के साथ वाली साइड होती है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं जो आपका फोर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है दोस्तों, ये डब्ल्यू कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो एफ था ये हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा ये डब्ल्यू कॉस थीटा और ये डब्ल्यू साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों, आपने जब इस वाले को पढ़ा था तो यहां से आपने देखा था म्यू क्या आया था, एफ अपॉन आर। अब आप इस केस में म्यू निकालिए। ये दोस्तों आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है दोस्तों, और ये कैसा आपका इंक्लाइंड प्लेन है फ्रेंड्स, ये है इंक्लाइंड प्लेन। अब देखिए दोस्तों, आपने यहां से ये सीख लिया था म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर। यहां से देखिए फ्रेंड्स, म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर। अब आप एफ की वैल्यू देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, यहाँ पे एफ की वैल्यू है डब्ल्यू साइन थीटा। ये क्या होगी फ्रेंड्स, डब्ल्यू साइन थीटा। अब आर देखिए दोस्तों, आर क्या आपका ये है, ये आर किसके इक्वल होगा, इसके, क्योंकि दोस्तों ये वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, ये वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। तो आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा डब्ल्यू कॉस थीटा होगा फ्रेंड है ना, ये आर के इक्वल टू में क्या होगा, डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू कॉस थीटा। अब आप देखिए इस डब्ल्यू से ये डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा होता है टेन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था कि टेन थीटा, आपने देखा होगा टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से आप देख सकते हैं कि आपका म्यू कितना निकल के आ गया है, ये निकल के आ गया है टेन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपसे यहाँ पे वो क्वेश्चन किस तरह से आता है, वो क्वेश्चन क्या था कि आप म्यू निकालिए। ठीक है फ्रेंड्स, म्यू निकलवाता है, अगर वो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो सिंपली एफ अपॉन आर से निकल जाएगा आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अगर प्लेन आपका इंक्लाइंड है, ठीक है फ्रेंड्स, किसी एंगल पर, तो आपका डायरेक्टली इस सब की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्टली टेन थीटा का निकल जाएगा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, जैसे मान लीजिए ये थीटा आपका 30 डिग्री है, वो कहता है आप म्यू बताइए, तो म्यू कहेंगे आप म्यू टेन थीटा की जगह रख देंगे 30 डिग्री। अब आपको टेन 30 की वैल्यू पता होगी, टेन 30 हो जाए दोस्तों 1 अपॉन रूट 3, तो यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन रूट 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका म्यू। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसको। ठीक है फ्रेंड, आपको ये दोनों केस समझ में आ गए होंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन और इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बाकी क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होते हैं, वैल्यू दी हुई होंगी, आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है दोस्तों। मैं यहीं पे खत्म करता हूं दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको स्टडी रिलेटेड ग्रुप में पहुंचाइए दोस्तों। इसी के साथ मैं इसको खत्म करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।